गॉस के नियम के अनुप्रयोग का सेकंड भाग अब हम लोग जानेंगे। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके पहले मैंने एक बेलनाकार वस्तु लिया था, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग समतल चादर लेंगे, यानी वो जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उसमें क्षेत्रफल के आकार का। जैसे देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके से हम कोई ले लें ऐसे, ये कोई समतल चादर है, ठीक है, और इस समतल चादर पर प्लस क्यू आवेश स्थित हैं। कौन से आवेश? प्लस क्यू आवेश स्थित हैं। और आप जानते हैं जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वे पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती हैं। जैसे ये हमारा समतल चादर है, तो जो विद्युत बल रेखा होगी इसी के लंबवत होगी, इस तरीके से, यानी ऐसे होगी। ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा विद्युत बल रेखा ई। विद्युत बल रेखा किस पॉइंट का निर्माण करता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये कैसे करता है मैंने बता दिया है, किस फार्मूले से करता है। ये हमारा विद्युत बल रेखाएं हैं। अब हम इसी पृष्ठ में एक बेलन रख देते हैं ऐसे। क्या रख देते हैं? बेलन। ध्यान दीजिएगा, इसी पृष्ठ में हम एक क्या लेंगे? बेलन। यहां पर देखिए, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नहीं, हमेशा पृष्ठ ऐसे है तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता है ना। पृष्ठ ऐसे है, मान लीजिए खोखला ले रहे हैं हम, आयताकार एक खोखली वस्तु, तो उसी में ये बेलनाकार वस्तु क्या करेंगे? रख देंगे। अब विद्युत बल रेखा पृष्ठ की क्या होता है? हमेशा लंबवत होता है। तो एक समतल चादर है, विद्युत बल रेखा उसके लंबवत है इस तरीके से। उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया? ऐसे रख दिया ना। अब बताइए कि मान लेते हैं कि ये जो भाग है, ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग है, इस भाग का एरिया क्या है? A1, और इस भाग का एरिया A2, और इस भाग का एरिया A3, जैसा कि मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बता चुका है, इसके पहले वाले में। अब यहाँ देखिए, अगर हम इस पूरे भाग का एक छोटा सा भाग ले लें, यहाँ पर एक छोटा सा भाग ले लें, इस भाग का जो क्षेत्र है वो क्या मान लेते हैं? DA1। क्लियर है ना? सबका क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक विद्युत बल रेखा हम इसी के लंबवत, ये विद्युत बल रेखाएं गई हैं, अरे एक ठे यहाँ गई है, एक ठे यहाँ गई है, एक ठे इधर गई है, एक ठे बीचों से चली जाएगी। जाए कि नहीं जाएगी? जाए कि नहीं जाएगी? जाएगी। तो यानी एक तो बीच से भी चली जा रही है, यहाँ पे एक बीच से भी रेखा चली जा रही है। और इस भाग का एरिया मैंने क्या माना है? हाँ, DA1। थोड़ा इधर लिख दें, नहीं तो आप बाद में ध्यान दीजिएगा, DA1। अब इस विद्युत बल रेखा की दिशा इधर है ना? विद्युत बल रेखा की दिशा, और ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल रेखा की दिशा इधर,
विद्युत बल रेखा की दिशा इधर और एकर दिशा इधर ही है। बल रेखा की दिशा इधर ही और यहाँ पृष्ठ की दिशा भी इधर ही। तो देखो जब बल रेखा की दिशा और पृष्ठ की दिशा, ऐसे मान लो इसमें हम कोई ऐसा पदार्थ भरे, मान लीजिए कि बंदूक है। क्या है? बंदूक। यहाँ कहती से गोली मारेंगे किधर निकलेगी? सीधा ही कि मुड़ के फिर इधर आ जाएगी। तो इस पृष्ठ की दिशा किधर है? इधर। बल रेखा की दिशा किधर है? इधर। जब दो रेखाएं एक ही ओर होती हैं तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, और जब समांतर होती हैं तो कितने सा कोण बनाती हैं? शून्य। बनाती है कि नहीं बनाती हैं? देखो ये हमारे बल रेखा की दिशा है और यही इस पृष्ठ की दिशा है। बेलन की पृष्ठ की दिशा भी इधर ही है। तो ये दोनों एक दूसरे से कितने से कोण बना रहे हैं? दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से 0 अंश का कोण बनाती हैं। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये देख रहे हो ना, ये हम लोग ऐसे लिख देंगे DA1। ये एरो लगा दिए, इसका मतलब जानते हो, एक तो बल रेखा की दिशा ये जो E है इधर ही है, ये ऊपर लगा देंगे ना इस तरीके से तो डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना। परिमाण के साथ साथ क्या बताता है? दिशा। सदिश राशियों का निरूपण पढ़े हो? सदिश राशियों का निरूपण बाण या तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कक्षा 11 में सदिश राशियों का निरूपण बाण या तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सदिश राशि की लंबाई सदिश राशि का परिमाण बताती है तथा उसकी नोक उसकी दिशा को बताती है, और दूसरी चीज उसके अग्र भाग को हेड या सिर कहते हैं तथा उसके पश्च भाग को पुच्छ या टेल कहते हैं। ये सदिश राशि के निरूपण में मैंने बताया था। और ये जब लग जाए तो ये समझ लीजिए दिशा को दर्शा रहा है। तो इस पृष्ठ की दिशा भी इधर और बल रेखा की दिशा इधर, तो इन दोनों के बीच कितने से कोण बनेगा भाई? 0 डिग्री। क्लियर है ना? सबका क्लियर है? किसी को कोई समस्या, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे देखिए, अब यहाँ पृष्ठ पर भी एक छोटा सा भाग ले रहे हैं। इस पूरे भाग का मैंने एरिया क्या माना है? A2। अगर उन्हीं के अंदर एक छोटा सा मच्छर के बराबर हम एरिया लेते हैं तो उस एरिया के भाग को क्या कहेंगे? अब इस एरिया का जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, इसका डायरेक्शन किधर है? इधर से ठाई से गोली मारो किधर जाएगी? ठाई से इधर ही जाएगी, यानी विद्युत बल रेखा की दिशा में जाएगी। तो जब विद्युत बल रेखा की दिशा में जाएगी तो एक दूसरे से कितने से कोण बनाएगी? ये भी क्या बनाएगी? 0 डिग्री। अच्छा, एकर दिशा किधर है? इधर है, तो मन ऐसे बना दो DA2, यहाँ पे डायरेक्शन का चिन्ह लगा दो, कोई दिक्कत? आगे देखो भाई, ये जो हम लंबवत खींचे हैं ना, ऐसे तुम मत खींच देना, बीच में 90 अंश है। हाँ, 90 अंश बाद में बनाई दो, नहीं गड़बड़ है। एक थोड़ा हम टेढ़ी मेढ़ी रास्तों से गुजारते हैं, ये आते हैं। अब सही है? हाँ, नहीं तो बाद में कहो गुरु जी 90 है लिखे हैं 0, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो एक थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर दे। अभी तो समझ में आ जाए, बात के लिए फ्यूचर के लिए प्लानिंग हो रहा है यहाँ पे। आगे देखिए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 और यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 0 कैसे हुआ? क्लियर है? सबका क्लियर है? मैंने एक धात की आयताकार क्या लिया? चादर, और चादर के ऐसे चादर है, घर का चदरा उठाओ और चदरा उठा के इसे बेलना रख दो। चदरा के लंबवत क्या होता है? विद्युत बल रेखाएं। उस चद्दर पर कौन सा आवेश है? धनात्मक आवेश। क्लियर है? अब वो धनात्मक आवेश उसी के लंबवत, चादर के लंबवत बल रेखाएं हैं, और उसी चादर के लंबवत एक बेलन रख दीजिए। तो यहाँ पर बल रेखा की दिशा में इस पृष्ठ की दिशा, इसलिए डायरेक्शन जब भी निकालते हैं तो एक बल रेखा की दिशा होती है, दूसरी पृष्ठ की दिशा होती है।
कोण कब निकालते हैं? जब एक बल रेखा की दिशा होती है, दूसरी पृष्ठ की दिशा होती है। नहीं समझ में आया? क्योंकि मैंने विद्युत फ्लक्स में क्या बनाया था, इस तरीके से ऐसे एक ग्राफ बनाया था और यहाँ पे इस तरीके से बल रेखा खींचा था। भाई यहाँ पृष्ठ की दिशा ऐसे है और ये कोण कितने अंश का बीच बना रहा है? थीटा बना रहा है ना। ये पृष्ठ है, पृष्ठ के लंबवत बल रेखाएं होती हैं और इस तरीके से मैंने एक कोई कोण बना दिया। ये हमारा एक पृष्ठीय क्षेत्रफल थीटा 0 बना रहा है, यहाँ पर भी थीटा 0 बना रहा है। क्यों बना रहा है ये मैंने बता दिया, क्योंकि बल रेखा की दिशा, पृष्ठ की दिशा दोनों एक ही ओर हैं, इसलिए दोनों समांतर हैं। जब दोनों समांतर होगा तो थीटा बराबर 0 मिलेगा। अब यहाँ देखिए, बल रेखा की दिशा इधर, चादर ये है, ये हमारा बेलन है, बल रेखा की दिशा इधर और पृष्ठ की ये वाला जो भाग है, वक्र पृष्ठ वाला भाग है ना, इसकी दिशा किधर होगी? ऊपर की ओर। इसकी दिशा किधर होगी? होगी कि नहीं होगी? चलिए भाई, जब ये ऊपर की दिशा होगी तो इस पूरे भाग का एरिया मैंने लिया है A3। अब यहाँ पे हम छोटा सा भाग ले लेते हैं, हाँ, यहाँ बीच में कहीं भी ले सकते हो, लेकिन जब भी लेंगे पृष्ठवा पे लोगे ना, ऊपर ही लोगे। तो पृष्ठवा पे लिए हैं। देखो इस छोटे भाग का एरिया ध्यान समझिएगा भाई, पूरे एरिया का जो मैंने क्षेत्रफल माना है, इस पूरे भाग का A3 और छोटे भाग का क्या मानते हैं? छोटे भाग का DA3 मानते हैं कि नहीं? अब देखो, बल रेखा की दिशा ऐसे और यहाँ पृष्ठ की दिशा ऊपर की ओर। देखो भाई, पृष्ठ की दिशा एकर ऊपर की ओर है, ठीक है ना। एकर दिशा किधर है? यहाँ पे एकर एरिया मानेंगे DA3, लेकिन पृष्ठ की दिशा वेक्टर DA। डायरेक्शन वाला जब बताना हो तो ये कैप ये लगा दो, तीर का चिन्ह, और जब एरिया बताना हो तो DA3। क्लियर है? अब देखिए, बल रेखा की दिशा इससे और ये ऊपर की ओर, तो बताइए यहाँ पे कितने से कोण बनेगा? तो थीटा बराबर 90 अंश हुआ। सबसे पहले कल मैंने सबसे पहले क्या लिया था? एक पतली सी छड़ लिया था, और जब पतली से मैंने छड़ लिया तो उसके लिए एक सूत्र लिखा था, लैम्डा बराबर Q/L। इसमें सबसे पहले मैंने क्या लिया? एक आयताकार चादर लिया, तो आयताकार पृष्ठ का घनत्व, ये मैंने इस पूरे भाग का एरिया क्या है? A है, इतने भाग का, इतने चादर का A है। इस पर कौन सा आवेश है? +Q। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का मैंने एक सूत्र बताया था, यहाँ लिखेंगे माना आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्या है? +Q हो, +Q हो, तो जरा ध्यान दीजिएगा, +Q हो तो। अब यहाँ पे मैंने एक फार्मूला बताया था, सिग्मा बराबर Q/A। सिग्मा बराबर Q/A, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दो, तो Q बराबर सिग्मा इंटू A। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। Q बराबर सिग्मा A। क्लियर है ना?
अब यहाँ देखिए, हम इस पृष्ठ से बात करेंगे। पृष्ठ A1 के कारण, किसके कारण? A1 के कारण, या ऐसे कह सकते हैं पृष्ठ A1 में उपस्थित dA1 के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स। ये पूरा एरिया मैंने A1 माना है और इस A1 में एक छोटा सा भाग एरिया लिया है, उसका क्षेत्रफल क्या है? dA1। क्या है भाई? dA1। तो dA1 के कारण विद्युत फ्लक्स क्या उत्पन्न होगा? d∅1। जब एरिया छोटा है तो विद्युत फ्लक्स का मान भी छोटा होगा, कम होगा। तो यहां देखिए लिखेंगे माना A1 में उपस्थित, A1 में उपस्थित dA1 के कारण, dA1 के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, उत्पन्न विद्युत फ्लक्स d∅1। देखो जरा, एक आप सूत्र पढ़े हैं, d∅e बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। अगर इस पृष्ठ के लिए बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस पृष्ठ के लिए बात करेंगे तो यहाँ d मैंने क्या माना है? ∅1, तो यहाँ हो जाएगा d∅1। अभी आगे थोड़ा बदल देते हैं। देखो इस चीज को क्या लिख सकते हैं? d∅e बराबर E dA cos, इतना लिख सकते हो कि नहीं? इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ये मैंने पीछे बता दिया है, अच्छे से बता दिया है। आगे देखिए, अब अगर हम इस पृष्ठ से बात करें, इस पृष्ठ से, तो जहां d∅e है, जहां पर d∅e है वहां d1, क्लियर है? E dA, E dA1 और cos थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? देखो यह जीरो लिया है, आप जानते हैं cos जीरो की वैल्यू 1 का गुणा इसमें करो यही मिलेगा, dA1 d∅1। अभी देखिए, मैंने इस छोटे भाग का क्या निकाला? विद्युत फ्लक्स। इस छोटे भाग का विद्युत फ्लक्स निकाला, हमें चाहिए इस पूरे भाग का विद्युत फ्लक्स। ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए पूरे भाग का विद्युत फ्लक्स, तो हम क्या करेंगे? इसका समाकलन लेंगे। और जब समाकलन लेोगे भाई तो d इंटीग्रेशन ऑफ d∅1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dA1, ये बाहर dA1 एकर समाकलन ∅1 और एकर समाकलन क्या हो जाएगा? A1, ये हो जाएगा ∅1, समीकरण नंबर 2। अब हम किस पृष्ठ के लिए लेंगे? इस पृष्ठ के, दूसरे पृष्ठ के लिए। देखो इसी प्रकार का ही दें, बहुत हो गया। इसी प्रकार से भाई ये भी जीरो से बना रहा है, ये भी जीरो, इसी प्रकार से का है यह इतना ही ला। ∅2 बराबर EA समीकरण, कोई दिक्कत? अब ऐसा ही आगे देखो, गुस्सा काम करो। अब यहाँ देखो, इस
ये देख लो, समझ लो। पहले एक पृष्ठ का ये मैंने निकाल दिया और इस पृष्ठ का मैंने विद्युत फ्लक्स निकाला। इसका φ1 बराबर EA1, इसका φ2 बराबर EA2। क्लियर है? अब इसका निकालना है तो इस पूरे भाग में पहले छोटे भाग का क्या निकालेंगे? विद्युत फ्लक्स। फिर समाकलन लेंगे तो पूरे भाग का आ जाए। फिजिक्स में याद रखिएगा, अगर कोई कह रहा है समाकलन तो पूछ लेना कि काहे समाकलन ले रहे हो। ये चीज़ जरूर पूछना है, क्यों समाकलन ले रहे हो? क्योंकि यहाँ पर मैंने छोटे भाग का पहले निकाला, हमें चाहिए पूरे भाग का, इसलिए जब समाकलन लेंगे तो ये डी हट जाएगा, पूरे भाग का समाकलन आ जाएगा। फिजिक्स में जब भी समाकलन लिया जाएगा याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा। समाकलन लेने पर पूरे एरिया का हमें जो भी दिया होता है वो मिल जाता है। यहाँ पे तो फ्लक्स है, आगे भी कुछ और होगा। क्लियर है ना? चलिए भाई, ये हो गया। अब हम तीसरे पृष्ठ के लिए बात करेंगे। ये तीसरे पृष्ठ के लिए, तीसरे पृष्ठ के लिए देखिए, तीसरे पृष्ठ के लिए हमारा डायरेक्ट करो, डी फाई 3, डी फाई EDA3, और यहाँ 0 यहाँ का है cos 90। तो देखो cos 90 अंश की वैल्यू तो A के बना देगा 0 और डी फाई 3, दोनों पक्षों का समाकलन ले लो। समाकलन लोगे तो क्या मिलेगा? डी फाई 3 बराबर इतना, और ए का लोगे तो फाई 3 बराबर समीकरण। तो यहाँ तक हमारे पास जगह नहीं है तो इतना फटाफट लिखिए। देखिए अब हमने क्या कहा कि ये भाग का जो मैंने विद्युत फ्लक्स निकाला है वो φ1 है, इस भाग का φ2 है और इस भाग का φ3 है। फिर समझिए, ये मैंने यहाँ पे बेलन रखा है, इस भाग का ये तार है ना, तार छीलते हो अंदर बेलनाकार होता है, तो ये वाला जो भाग है क्या है? φ1 उसकी वैल्यू, ये वाला भाग φ2 और ये वाला भाग क्या है? φ3। यानी अगर सिलेंडर ऐसा रखा है तो ऊपर φ1, नीचे φ2, बगल वाला φ3। अब हम मान ले तीनों का अलग अलग विद्युत फ्लक्स है, हम मान ले पूरे इस तार का, पूरे भाग का विद्युत फ्लक्स फाई हो। जैसे 3 बच्चे एक एक रोटी खाते हैं और एक वैसे ही बच्चा 3 रोटी खाता है, तो वो बच्चा जो 3 रोटी खाता है तीनों बच्चे के योग के बराबर है कि नहीं है? वैसे ही तीनों भाग का विद्युत फ्लक्स इस पूरे भाग के विद्युत फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। जरा देखिए, माना पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स क्या है? फाई। तो यहाँ देखिए, फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस समीकरण 5। क्लियर है? अब यहाँ पे φ1 की वैल्यू रखेंगे EA1 प्लस EA2 और प्लस नॉट। जरा देखिए, ये वाला जो एरिया है इस वाले एरिया के बराबर है कि नहीं है? भाई तार अगर लिए हैं तो दोनों तरफ का ये वाला भाग बराबर होगा कि नहीं होगा? सुराही तो है नहीं, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा। ये जो एरिया है वो क्या है? बराबर। यानी जितना एरिया A1 का है उतना एरिया A3 तो 0 है। ये A3 क्या हो गया? ये सॉरी φ3 क्या हो गया? 0 हो गया। तो ऐसे मतलब ही नहीं है।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इसमें जीरो जोड़ोगे तो नहीं आएगा, EA1 प्लस EA2, और चूंकि यहाँ लिखेंगे A1 बराबर A2 बराबर, कोई दिक्कत है का? दोनों पृष्ठों का एरिया क्या है, समान है, इसलिए मैंने क्या मान लिया, कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का एरिया क्या है, बराबर। तो जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, EA प्लस EA, जोड़ दो 2EA, दिस इज वैल्यू ऑफ 5, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक सूत्र आप जानते हैं, ये सूत्र पढ़े थे पिछले वीडियो लेक्चर में, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 7। अब जरा समीकरण 6 और 7 को झांकेंगे, झांकना मतलब देखना, लेफ्ट साइड बराबर है, देखो फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट और फाई बराबर 2EA, तो जब फाई बराबर फाई के तो इतना बराबर इतने के, यहाँ हो जाएगा 2EA बराबर Q अपान एप्सिलॉन। यहाँ देखो, यहाँ से E की वैल्यू निकालना है, क्योंकि क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ लिख देंगे E इज इक्वल टू Q अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने समीकरण 1 से बताया Q बराबर सिग्मा A, समीकरण 1 से शुरुआत में, तो जहाँ Q है वहाँ क्या रखोगे, सिग्मा A से कैंसिल आउट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E बराबर, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिग्मा क्या है, चादर का पृष्ठ घनत्व, एप्सिलॉन क्या है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। फिर समझिए, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी, इस चादर की। एप्सिलॉन नॉट क्या है, चादर का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा चादर का पृष्ठ घनत्व है, एप्सिलॉन नॉट हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। राइट नाउ